का तो हम हमेशा ही स्वागत करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आता हूँ। दर्शक मित्रों, आपको मैं याद दिला दूं कि सुबह हमने एक साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के ऊपर एक प्रोग्राम दिया है कि आंध्र प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो मेरा अनुमान है। मैंने 2023 की जनवरी फरवरी से कहना शुरू किया था अपने ग्राउंड सिचुएशन के बेस पर कि तेलंगाना में बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। और आज पहली बार मैंने ये कहा है कि आप जगन रेड्डी सत्ता गवा सकते हैं और तेलुगु देशम की खास तौर से चंद्रबाबू नायडू की वापसी होती हुई सामने नजर आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं वहां पर। और मैंने बताया था कि कहां कहां से सफलताएं बड़ी चंद्रबाबू नायडू को आएंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैंने बताया, तो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आता हूं। जो बात प्रकाश जी ने कही वो भी सर्वथा उचित है। हिंदी पट्टी में उनके वोट भी बढ़ेंगे, मैं सहमत हूं, बिल्कुल उनसे सहमत हूं। लेकिन समस्या सारी है कि अगर 60% की जगह वोट 65% भी हो जाएंगे तो सीटें तो नहीं बढ़ेगी उनकी। ऑलरेडी 91% सीट उनके पास है। 26 में 26, 27 नहीं हो जाएंगी, हरियाणा 10 में 11 नहीं हो जाएंगी, दिल्ली 7 में 8 नहीं हो जाएंगी, उत्तराखंड 5 में से 6 नहीं हो जाएंगी। इसी ढंग से उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी उनके पास 64 सीटें हैं इस समय, बहुत बढ़ जाएंगी, 70 हो जाएंगी। इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? तो ये उनकी दिक्कत वो नहीं है। उनकी दिक्कत यहां से निकल रही है कि हमारा वोट तो बढ़ रहा है। और मैंने जो रिसर्च पेपर पेश किया था 3 दिसंबर के बाद का, वो भी बताया था कि 4.25 करोड़ जो नए वोटर आए थे हिंदी पट्टी में, उसमें से 80% वोट मोदी जी को गए हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस डिफीट एंड विक्ट्री इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ये बात सही है, लेकिन उनकी सीटें नहीं बढ़ती। लेकिन कंपैरेटिवली बाकी राज्यों में उनकी जो सीटें जाती हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई जगह नहीं है उनके पास। ये दिक्कत है। और वहां पर कांग्रेस अगर प्रभाव छोड़ती है, दक्षिण भारत हो या उत्तर पूर्व हो या पूर्वी भारत हो, या फिर जैसे एक अच्छी बात कही प्रकाश जी ने, हर जगह राममय हो रहा है, आपको तिरंगे झंडे, अपना भगवा झंडे मिल रहे हैं, लेकिन आप जरा सा हिंदी पट्टी से आप पंजाब में एंटर कर दीजिए, हरियाणा से पंजाब में जाइए, आपको वहां पर वो वातावरण नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। पंजाब के अंदर बिल्कुल अलग वातावरण है। केसरिया झंडा वहां भी मिलेगा, लेकिन वो सिखों का झंडा है, तो वहां पर वो हिंदूमय वातावरण नहीं है पंजाब के अंदर। और वहां पे बीजेपी का प्रभाव पहले भी शून्य था, आज भी शून्य है, और बिना अकाली के तो कुछ भी नहीं है। तो हमें संभल के चलना चाहिए। बीजेपी फॉर्मिडेबल है, लेकिन इतनी फॉर्मिडेबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास ले दे के धर्म के अलावा अब कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए वो इतना एग्रेसिवली धर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अनिल सिन्हा जी, देखिए, ये हम लोग को लग रहा है क्या कि जो टूल है हम लोग के एनालिसिस का, उसमें थोड़ा बदलना चाहिए। बीजेपी से जो जुड़े हुए पत्रकार हैं वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं होते हैं। वो बाकायदा राम मंदिर का मतलब गुणगान भी करते हैं, और राम मतलब समझिए कि भजन, अभी तो सारे चैनल्स और सारे अखबारों में भजन चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। भजन का मुकाबला कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी बात करना चाहिए। ये फासिस्ट संगठन है, इसके खिलाफ लड़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे पत्रकारों के रूप में। हम कोई न्यूट्रल, आज मैं कभी ये पाखंड करता नहीं है कि मैं न्यूट्रल हूँ। और वो जो है ये मानिए, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, प्रकाश जी ने जो अयोध्या के बारे में बताया, तो अभी अयोध्या में मित्र सेन यादव जो है वो 1989 में सीपीआई के कैंडिडेट, सीपीआई के थे लीडर, वो बाद में सपा में चले गए। वो उन्होंने 1989 का भी इलेक्शन जीता, उसका 93 में तो फिर एमएलए थे, 98 का इलेक्शन जीता, उसका 2004 का इलेक्शन जीता। तो वो मित्र सेन यादव सीपीआई के थे, बाद में समाजवादी पार्टी में गए। अयोध्या में 3 बार राम मंदिर ध्वंस के बाद 2 बार, और राम मंदिर ध्वंस के पहले 1 बार, मतलब राम मंदिर का जब आंदोलन बहुत तेज था तो वहां के लोग सीपीआई और समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट को चुन करके दे रहे थे। तो राम मंदिर के आंदोलन का कितना समर्थन है वो अयोध्या में, वो आप देख लीजिए। अब ये बात कोई बताता नहीं, मतलब हम लोग को ये जानकारी लोगों के पास रखनी चाहिए कि जो अयोध्या के लोग हैं वही नहीं चुन के दे रहे हैं ये अयोध्या के मतलब राम मंदिर के नेताओं को।
अयोध्या के लोग। तो ये है एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर ये है कि अगर राम मंदिर और इसके आधार पे ही, धर्म के आधार पर जीत सकते थे, तो ये जो पन्ना प्रमुख को जो 25-25 हजार रुपया दे दे करके जो बहाल किया है बीजेपी, वो क्यों बहाल किया है? इसमें सारा कुछ मिला हुआ है। मैं ये मानता हूं कि इसका असर है, लेकिन ये खाली राम मंदिर के पर मतलब के लहर पे सवार होकर जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूज मनी। अभी दिमाग में मेरे आ रहा था कि हम लोग ये सवाल नहीं करते, जितने जब से गांधी जी आंदोलन आए, स्वतंत्रता आंदोलन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज के जो चंदे हैं उसको उसका हिसाब देने का बन गया रिवाज, और हिसाब देने का रिवाज बन गया। तिलक स्वराज फंड में अगर 1 रुपया भी किसी ने दिया तो उसका भी मतलब नाम छपता था। और ये परंपरा चलती रही कि हर एक पार्टी जो भी कलेक्ट करेगी पब्लिक मनी, उसका हिसाब देगी। एक गोपालन भवन बनाया कम्युनिस्टों ने, वो भी लोकलहर में छापते थे कि कहां से कितना, कहां मतलब किस आदमी ने कितना पैसा दिया। ये अकेली पार्टी है, सबसे बेईमान पार्टी है हिंदुस्तान की, जिसने कभी नहीं बताया कि डिस्ट्रिक्ट में जो ये 5 सितारा इसके कार्यालय बन गए, उसके पैसे कहां से आए। ये वो सबसे बेईमान पार्टी है। अभी अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट जो है वो हिसाब नहीं दे रहा है कि पैसे कौन दिया और पैसे कहां खर्च किए। घोटाले का अड्डा बना हुआ है अयोध्या। ये बात लेकर के लोग नहीं डिबेट कर रहे हैं कि अयोध्या राम, अरे राम से क्यों किसी को काहे को डिस्प्यूट रहेगा। सवाल यह है कि राम का इस्तेमाल जिस बेईमानी के साथ कर रहे हो, इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, और तब पता चलेगा कि ये राम के भक्त नहीं है। तब आपको ये, अब आप राम के ही पीछ पर अगर उनके मंदिर, तो वो तो नॉनसेंस है। तो वो गलती कमलनाथ भी कर रहे थे, और जिसकी वजह से हार गए। वही 1% 2% का वोट गहलोत कहाँ उसका चला, यही पार्टी है ना। राजस्थान में कहाँ चला, छत्तीसगढ़ में कहाँ चला, नहीं चला। वहां पर ये कमलनाथ ने भारी मूर्खता की कि वो जो है ये राम के चले गए। वो राम मंदिर का तो वही लेता है, वो तो जाएगा दर सवेर उनका बेटा बीजेपी में, तो उसका उन लोगों की गिनती क्यों की जाए। इस नैरेटिव में मैं मानता हूं, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति को राहुल गांधी ने बचा लिया, अपने पतन के रसातल में जाने से बचा लिया। उसने ये जो नैरेटिव चल रही थी, कॉम्युनल नैरेटिव, उसके बरक्स एक जो आइडियोलॉजी की नैरेटिव होती है, जो एक संविधान के पक्ष में नैरेटिव होती है, आइडिया ऑफ इंडिया की नैरेटिव होती है, वो हारे या जीते लेकर के खड़ा हो गया। ये चैलेंज उसने स्वीकार किया। ये चैलेंज कोई पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, वो उस शख्स ने स्वीकार किया। और वो नॉर्थ ईस्ट से जाकर के, वो भी सिंबॉलिक है कि देश का जब खंड कर रहा है ये राम मतलब भक्त लोग, तो उस समय उसने देश की एकता को बचाने का नैरेटिव चलाया है। तो इसीलिए वो जो है, ये जो बाइनरी है, इस मतलब ये जो दोनों है आमने सामने, इसको रखना चाहिए। अभी आप देखिए कि राम, अभी आ रहा है सवाल, ऐसा थोड़े है, ये प्रचार नहीं है, ये लोग इसमें उतरता नहीं है, इसमें मीडिया है। ये सही कहा उन्होंने, मीडिया इंस्टीट्यूशन सबको कब्जे में ले लिया है। अब मीडिया ये कहाँ बता रहा है, रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला हुआ। रामलला विराजमान अभी कहाँ है, उसके बारे में निश्चलानंद सरस्वती का बयान आया है कि रामलला विराजमान का क्या हुआ, और ये तुम नई मूर्ति क्यों रख रहा है, बताओ। तो वहां आचार, ये पोप नहीं बनाना है वेटिकन इनको। आपने जो कहा, मैं ना इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। भारत का अगर पोप बन सकता था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी हो सकते थे ना, तो उनको तो वो गद्दी से उतार रहा है। ये पोप नहीं बना रहा है। ये आप मतलब हिटलर का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। हिटलर कोई पोप नहीं बना रहे थे, हिटलर बना रहा था नाजी पार्टी का जो ये है मतलब उसका रूल, और जिसके तहत इतने यहूदी मारे गए और जिस तरह की मनाही, वो उसके भक्त है। वो कोई क्रिश्चियनिटी और या इस्लाम बनाना नहीं चाहते, उसका भी एक तरीका है। कभी भी वेटिकन, आपको मालूम होगा
कभी भी वेटिकन जो है वो यूरोप का रूलर नहीं तय कर पाया। रूलर भले वहां जाकर के सिर नवाए, लेकिन रूलर वेटिकन को तय करने की कभी ऐसा कोई इतिहास में नहीं है कि कोई भी राजा जो है वो तय, जब से इंग्लैंड में ये तय हो गया कि चर्च अपने चारदीवारी में रहेगा और बाकी अपने चारदीवारी में अपना काम करेंगे, पब्लिक स्पेस में उनकी जगह उतनी ही होगी कि प्रेयर्स को प्रिजाइड करना, इसके अलावा कभी उनकी नहीं रही। ये काम हमको मजबूती से करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये राम मंदिर की बात है ना, राम के आख्यान की। मैं तो बिहार जैसे जगह में हूँ, जो जगह की बुद्ध महावीर से लेकर के मतलब आप गिनते जाइए, आपको सारे धर्म 9 जो न्याय है, पद्धतियां, न्याय जिसको नब्बे न्याय बोलते हैं संस्कृत में, वो नब्बे न्याय में 7 न्याय की पीठ मिथिला में है। मतलब जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं उसमें से 2 ही हैं जो मिथिला से बाहर, 7 जो हैं वो मिथिला में है, मतलब बिहार में। और बौद्ध धर्म तो है ही, महावीर तो है ही। तो वो भी आख्यान हम बताते नहीं लोगों को कि वहां एक भी कोई राम मंदिर, बिहार में बड़ा राम मंदिर कोई नहीं है। हर जगह राम की पूजा है, रामलीला भी होती है, हर एक मंदिर में राम का प्रतिष्ठा है, लेकिन वहां कोई राम मंदिर ऐसा सच करके बड़ा कोई मंदिर नहीं है। चाहे शिव जी का मंदिर है या शक्तिपीठ है या ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब बुद्ध का तो है ही। तो इसीलिए धर्म के बारे में भी ये अज्ञानी जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो मतलब संघ से प्रशिक्षित जो है हिंदू धर्म के ज्ञानी, इनको चैलेंज करना पड़ेगा ज्ञान के जरिए। ये दायित्व हमारा है। ये जीते हारे इस पर अभी न जाए। जीतने हारने में भी 2004 में साइनिंग इंडिया लेकर के आए थे। मैं उन दिनों मध्य प्रदेश तो खत्म हो गया था, छत्तीसगढ़ में ही था। छत्तीसगढ़ में एकदम लगता था जैसे कि साइनिंग इंडिया में वो जीत करके ही आ रहे हैं, कुछ नहीं जीत करके नहीं आया, जबकि छत्तीसगढ़ ने उनको सबसे ज्यादा सीटें दी थी। अपने यहाँ उनके ऐसा शायद 2 ही कांग्रेस जीता, सब बीजेपी का जीत के आया था। तो ये स्थिति नहीं है चीजें। और मेरा कहना ये है कि इक्वेशंस कास्ट के आधार पर होगा, पैसे के आधार पे होगा, और जो तरक्की विकास ये मुद्दे भी रहेंगे। राम मंदिर एक मुद्दा है, ह्यूज मनी, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, हिसाब तो दो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहीं आपका करप्शन का मनी है, लेकिन इतने झंडे अभी रास्ते में आ रहा था मैं ऑटो में, 50 झंडा एक लेकर के साइकिल पर बांट रहा है, पोस्टर्स लगाए हुए हैं, होर्डिंग्स। कौन दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, हिसाब दो। मैं कह रहा हूं कि दे रहा है सेठ ही, लेकिन सेठ दे रहा है तो नाम उसका डालो कि ये सेठ ने 50,000 रुपया दिया है और ये चंदा लगाया हमने। दोनों घालमेल किया हुआ है, बेईमानी, और इसके आधार पर ये जीतना चाहता है इलेक्शन। और उसके बाद वहां रो रहे हैं कि मकान आपको दिया इसीलिए। प्रधानमंत्री भी रो रहे हैं इसीलिए नहीं कि प्रधानमंत्री। रोने की वजह यह भी है कि उधर राहुल गांधी यात्रा कर रहा है और यहाँ भी शंकराचार्य भी सवाल पूछ रहे हैं, और अपने पार्टी के नेता भी उनको अंदर अंदर ये कर रहे हैं कि थोड़ा कमीज खींच रहे हैं उनकी कि भैया जरा स्लो, इतनी ये स्पीड में मत चलो।